स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ह्यूमन स्पेस मिशन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स इसरो के द्वारा आने वाले दिनों के अंदर जो ह्यूमन स्पेस मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। उस ह्यूमन स्पेस मिशन के अंदर में जो लो अर्थ ऑर्बिट का जो रीजन है, स्पेस का जो रीजन है, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स है उनको यहाँ पे सेंड किया जाएगा स्पेस के अंडर में। तो आप देखिए कि उस मिशन का जो नाम है गगनयान मिशन के रूप से रखा गया है। गगनयान मिशन के अंदर जो ह्यूमन बींग्स है उनको सेंड किया जाएगा स्पेस के अंडर में इसरो के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स है उनको एज ए एस्ट्रोनॉट के बेसिस पे चूज किया गया है। उनके जो नेम्स है वो यहाँ पे रिवील किए गए हैं पीएम सर के द्वारा। किन पायलट्स को बेसिकली जो गगनयान मिशन है उसके अंडर में सेंड किया जाएगा स्पेस के अंडर में। और आप देखिए कि इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो प्रोग्राम है उसको ये सस्टेन करता है, गगनयान मिशन है। इसरो का जो सक्सेस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है स्पेस एक्सप्लोरेशन के जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर में। काफ़ी सारे जो मिशंस हैं वो सक्सेसफुल मिशंस आपको रिसेंटली जो कंडक्ट किए गए हैं इसरो के द्वारा स्पेस के एक्सप्लोरेशन का जो एरिया है उसके अंदर में। इसी वजह से आप देखिए कि स्पेस एक न्यू सेक्टर इमर्ज हुआ है डिप्लोमेसी के जो रिलेशंस हैं उनके अंदर भी, जहाँ पे इंडिया का जो इसरो है उसको यूज किया जाता है काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज के द्वारा, जिससे कि उनका जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करवाया जा सके इसरो के द्वारा। और इसरो के द्वारा काफ़ी सारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनका जो सैटेलाइट है उसको भी लॉन्च किया गया है अपने जो स्पेस स्टेशन हैं उनके वहाँ से। क्योंकि इसरो का जो यहाँ पे स्ट्राइक रेट है या जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हायर आपको देखने के लिए मिलेगा स्पेस का जो एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स हैं उनके अंडर में। तो स्टूडेंट्स ये गगनयान मिशन के बारे में थे। जो एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे सेंड किया जाएगा गगनयान मिशन के अंडर में उनके नेम्स बताए गए हैं। आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको 2019-20 के समय से ही रसिया के द्वारा जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। कल भी हमने जब इंडिया रसिया के जो रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था उस समय में भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि रसिया के द्वारा जो गगनयान मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। और आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में जो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स को चूज किया गया है इस गगनयान मिशन के रिगार्डिंग में, उनको जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किया गया इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस है, जिसके अंदर में जो आपको IISc जो बेंगलोर है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसरो के द्वारा भी जो ट्रेनिंग है वो इनको प्रोवाइड किया गया है कि स्पेस के अंदर में किस तरीके से जो एक्सप्लोरेशन का एक्टिविटी है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में इनको कैरी आउट करना है, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा जो नेम है वो रिवील किया गया क्योंकि पीएम सर विजिट के लिए गए थे केरल के वहाँ पे बेसिकली जो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो सिचुएटेड है, वहीं पे ही एस्ट्रोनॉट्स का जो नेम है उनके द्वारा रिवील किया गया। पीएम सर के द्वारा अपने स्पीच के अंदर बताया गया कि 2035 के समय में इंडिया का जो स्पेस सेंटर है, स्पेस स्टेशन है, वो भी देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि 2047 इंडिया को एज ए डेवलप्ड नेशन का जो स्टेटस है वो अचीव करना है कि आने वाले समय में हमको हर एक एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना है। यहाँ पे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से पीएम सर के द्वारा डिस्कस किया गया। महेंद्रगिरी जो हिल्स का जो रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के पर्सपेक्टिव से, उनका भी जो इनोग्रेशन है वो पीएम सर के द्वारा किया गया कल जब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो विजिट है उसके लिए गए थे उस समय में। आपको विक्रम साराभाई का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारा इसरो का इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में। और आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में जिस तरीके से रिसर्च का एक्टिविटी उनके द्वारा कैरी आउट किया गया था, चाहे विक्रम साराभाई हों या अगर हम बात करें न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में जो होमी जहांगीर बाबा हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में है तो आपको यहाँ पे जो शेड्यूल 4 है उसके पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। आप देखिए कि राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितना है, 250 आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें 12 सीट्स ऐसा हैं जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके द्वारा प्रेसिडेंट के थ्रू जो नॉमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 12 पर्सनस है जिनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के अंदर में। उन पर्सनस के द्वारा यहाँ पे जो सोशल सर्विस है उनके अंदर एक्टिविटीज़ है उसको कैरी आउट किया गया हो। बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर रहेगा उनके द्वारा लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है और प्रेसिडेंट को जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है उसको यहाँ पे अबाइड करना होता है, उसको फॉलो करना होता है और उन्हीं पर्सनस को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है एज ए नॉमिनेटेड मेंबर बाय द प्रेसिडेंट के थ्रू में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो सम्मन है उसके पर्सपेक्टिव से है। दिल्ली के जो सीएम हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस जो सम्मन है उसको स्किप किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया जाता है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अपोजिशन के लीडर्स के पर्सपेक्टिव से जो मिस यूज है वो देखने के लिए मिलेगा। हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1957 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10,000 जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है, तो बेसिकली एक डाटाबेस है उसको प्रिपेयर करना है। 2006 के समय में आप देखिए कि हमारा जो डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उनके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था जीनोम प्रोजेक्ट को। मेन मैंडेट क्या है जीनोम प्रोजेक्ट का कि जो डाटाबेस है उसको प्रिपेयर करना है। इनिशियल फेज के अंदर में जो IISc जो बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो बेंगलोर सेंटर है, उनके द्वारा यहाँ पे जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट किया गया था। आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में आपको जो सेल्यूलर जो यहाँ पे सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो सेंटर है जो कि हैदराबाद के अंदर में सिचुएटेड है, उनके द्वारा इस मिशन को यहाँ पे कैरी आउट किया गया, जिसके अंदर में जो जीनोम का जो वेरिएशन है उसका जो डाटाबेस है उसको प्रिपेयर किया जाए। इंडिया के अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनस हैं उनका जो जीनोम का जो डाटाबेस है उसी को प्रिपेयर करने के पर्सपेक्टिव से है। तो 10,000 जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट होने के बारे में डिस्कस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स NHRC के पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कि NHRC ने बेसिकली यहाँ पे जो डॉग्स का जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका अटैक देखने के लिए मिला है, जो स्मॉल चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर में काफ़ी सारे जो केसेज है वो हमने लास्ट 6 मंथ के अंदर में, लास्ट 1 ईयर के अंदर में रीड किए हैं कि अर्बन एरिया के अंदर में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके द्वारा काफ़ी सारी बार अटैक किया गया है। यहाँ पे जो स्मॉल चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर में, कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके ऊपर में जो यहाँ पे डॉग्स हैं उनके द्वारा अटैक किया गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज है उनके द्वारा इनका जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। स्ट्रीट डॉग्स का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसको कंट्रोल किया जाता है उन्हीं के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें NHRC के बारे में, तो NHRC के द्वारा काफ़ी बार ऐसी जो रिपोर्ट्स है जो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है उनके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे सुमोटो का जो कोग्निजेंस है उनके द्वारा लिया जाता है। आप देखिए कि गवर्नमेंट से जो रिपोर्ट है वो मांगी जा सकती है कि यहाँ पे इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो क्यों देखने के लिए मिला, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स है उनका जो नंबर है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है आफ्टर द कोविड-19 के बाद में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे मांगी गई हैं NHRC के द्वारा इस इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से, जो कि यहाँ पे दिल्ली का जो अगर हम बात करें जो तुगलक लेन का जो एरिया है वहाँ पे ये देखने के लिए मिला था स्ट्रीट डॉग का ये इंसिडेंट, जिसके ऊपर एक चिल्ड्रन पे अटैक किया गया था। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक एनिमल वेलफेयर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पेटा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है एनिमल वेलफेयर्स के रिगार्डिंग में, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है पेटा, जिसको कि हम यहाँ पे बेसिकली स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो एलिफेंट्स हैं, जो एनिमल्स हैं उनके रिगार्डिंग में हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है 1962 के अंदर में किया गया था, एनिमल्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग में है। एनिमल्स के अगेंस्ट में कोई भी क्रुएलिटी है उसको नहीं कैरी आउट किया जाए। 1962 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट द एनिमल का जो एक्ट है 1960 का। हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो आपको क्लासिकल डांस के रिगार्डिंग में भी देखने के लिए मिलती हैं, उनको कि हम रुक्मणी देव अरुंडेल के रूप से जानते हैं, रुक्मणी देव अरुंडेल के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि उनके द्वारा ही यहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट करने के अंदर उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। आपको रुक्मणी देव अरुंडेल के बारे में एक बार जरूर से रीड करना है। आप देखिए कि उनके बारे में बेसिकली जो न्यूज़पेपर है संडे का, जो द हिंदू का जो मैगजीन था, उसके अंदर भी उनके द्वारा मेंशन किया गया था। उनके रिगार्डिंग में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था सदर्न इंडिया के अंदर में आर्ट के सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि उनका जो इंस्टीट्यूशन जो उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था रुक्मणी देव अरुंडेल के द्वारा, 2023 का जो अप्रैल का जो मंथ है उस समय में वो न्यूज़ के अंदर में था। वहाँ पे काफ़ी सारे जो यहाँ पे
एलिगेशंस वो लगाए गए थे, जो इंस्टीट्यूशन को जो हेड किया करते थे वो पर्सन्स, उनके ऊपर काफ़ी सारे जो एलिगेशंस वो देखने के लिए मिले थे अप्रैल 2023 के समय में। तो आपको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है जो रुक्मणी देव अरुंडेल के द्वारा सदर्न इंडिया के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया आर्ट के सेक्टर के रिगार्डिंग में। कौन सा क्लासिकल डांस है उसके ये बेसिकली परफॉर्मर हुआ करते थे, क्या ये भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कौन सा क्लासिकल डांस है जिसके परफॉर्मर हैं। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जिनका इस्टेब्लिशमेंट रुक्मणी देव अरुंडेल के द्वारा किया गया, आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर, इनिशियल फॉर्म के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मद्रास के अंदर देखने के लिए मिलता है। मद्रास जो चेन्नई का एरिया है। आप देखिए कि रिसेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो बल्लभगढ़ के अंदर में चेंज किया गया है। बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद का आपने नाम सुना होगा। फरीदाबाद बेसिकली आप देखिए कि हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, दिल्ली के नियर बाई एरिया के अंदर में। वहाँ पे एक हैंडीक्राफ्ट का जो फेयर है वो भी लगाया जाता है, जिसको कि हम बल्लभगढ़ का जो फेयर के रूप से जानते हैं। दमखल लेक है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो फरीदाबाद का जो एरिया है वहाँ पे बल्लभगढ़ सिचुएटेड है, वहीं पे ही उस हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स एक मठ है जो कि 12th सेंचुरी से रिलेटेड है, जो कर्नाटका का जो चिकमंगलूर का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले थे। उसी के रिगार्डिंग में एक पैनल है उसको फॉर्म करने के रिगार्डिंग में कहा गया है। इनिशियल फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था। कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पे चैलेंज किया गया कि मठ का जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर में स्टेट के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेकर जो 28 के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंटरफेयर किया जा सकता है या उसके रिगार्डिंग में जो इंक्वायरी है वो की जा सकती है, नहीं की जा सकती गवर्नमेंट के द्वारा? क्योंकि लास्ट ईयर तमिलनाडु के अंदर भी इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है, जो टेम्पल्स का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिला था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट के द्वारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। स्पेशली आपको यहाँ पे 27 एंड 28 का जो आर्टिकल है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स तो जाके उसको रीड कीजिए, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारा जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है या नहीं है, इसकी के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। तो 12th सेंचुरी का एक मठ है जिसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। वहाँ पे जो भी बेसिकली जो इंसिडेंट्स है जिनको रिपोर्ट किया गया है तो उसके बारे में जो इंक्वायरी है वो उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमलीपाल के रिगार्डिंग में है। सिमलीपाल कहाँ पे सिचुएटेड है? आप देखिए कि ओडिशा के अंदर में आपको सिमलीपाल देखने के लिए मिलता है। सिमलीपाल के अंदर में जो स्यूडो मेलिनिस्टिक जो टाइगर्स है उनका जो संख्या है, स्यूडो जो मेलिनिस्टिक जो टाइगर्स है उनका जो संख्या है वो देखने के लिए मिला है। स्यूडो मीन्स उनका जो कलर है उसके अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिला। आप देखिए कि यहाँ पे जो इन ब्रीडिंग है बेसिकली वहाँ पे जो टाइगर्स का जो संख्या है वो लिटिल बिट कम देखने के लिए मिलेगा, और उन्हीं के अंडर में जो इन ब्रीडिंग का जो एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हुआ है। ऐसे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं वहाँ पे जो टाइगर अथॉरिटी के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा। आप देखिए कि आपको एक ब्लैक टाइगर है वो भी देखने के लिए मिलता है, जो भी आपको उड़ीसा के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। एक सेमी ब्लैक टाइगर आपको देखने के लिए मिलता है उड़ीसा के अंदर में। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उड़ीसा के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेलिनिस्टिक जो कलर है वो चेंज हुआ है इनब्रीडिंग की वजह से, ऐसा एनटीसीए को लिखा गया है वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। एनटीसीए क्या है स्टूडेंट्स? टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। 2006 के समय इसको क्रिएट किया गया था एनटीसीए को। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो 2006 में इसको क्रिएट किया गया, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के अंडर में इसको क्रिएट किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स? लास्ट ईयर उसके जो 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए थे। आप देखिए कि 1973 के समय में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में आपका एक यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का एक आपसे एक क्वेश्चन है। आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर में एक टाइगर रिजर्व है। उस टाइगर रिजर्व के अंदर में आपको जो हाईएस्ट जो डेंसिटी है, हायर नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जहां से इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तो उसके बारे में आप जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। क्या वो राजा जी का एरिया है? क्या यहाँ पे कोई डिफरेंट एरिया है? फ्लोवर्स वैली का एरिया है?
या जिम कॉर्बेट का एरिया है जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च भी किया गया था और वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी के अंदर में जो टाइगर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, क्या इस तरीके से रीड करना चाहिए कि कहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं? ऐसा एक क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स के अंदर ही पूछा गया था। आप देखिए कि कुछ टाइगर का जो रिजर्व का एरिया है वो बता दिया गया और वहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि कौन सा जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका हाईएस्ट एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है टाइगर रिजर्व का एरिया है जिसके अंदर हाईएस्ट जो उसका बाउंड्री है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स शांति निकेतन के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि शांति निकेतन के अंदर में जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिनके द्वारा शांति निकेतन का जो टाउनशिप है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये आपको कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिचुएटेड है? तो आप देखिए कि जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको जो शांति निकेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। इनिशियल फेज के अंदर में 1863 के अंदर में जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो आश्रम है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। लेटर फॉर्म के अंदर में आपको एक टाउनशिप है वो देखने के लिए मिलती है, उसी को यहाँ पे जो शांति निकेतन है जहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट है उस तरीके का जो टाउनशिप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इसी एरिया के अंदर में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो 1921 का जो समय है उस समय में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और आप देखिए कि यूपीएससी के अगर हम मेंस के बारे में डिस्कस करें, यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है 2023 के अंदर में, तो 23 के एग्जाम के अंदर में जो कंपैरिजन ऑफ पर्सनैलिटी का एक टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है GS1 के पेपर के अंदर में। तो आप देखिए कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म के ऊपर क्या विचार थे, नेशनलिज्म को किस तरीके से देखा करते थे और उनका बेसिकली जो एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंदर में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम्पल है वो जरूर से पता होना चाहिए। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस किया गया है जिनको कि महर्षि का जो टाइटल है वो भी दिया गया था। आप देखिए कि महर्षि का जो टाइटल है वो आपको हमारे जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनके रूप से भी देखने के लिए मिलता है जिनके द्वारा आर्य समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। बैक टू वेदास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है महर्षि जो दयानंद सरस्वती के थ्रू में। अगर हम यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें जो फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आप देखिए कि देवेंद्रनाथ टैगोर वही पर्सन है जिनके द्वारा जो तत्वाबोधनी जो पत्रिका है वो चलाया गया था। तत्वाबोधनी पत्रिका का मेन एम यही था कि जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स है उस समय में जो यूथ हुआ करता था उनको इंडियंस का जो एजुकेशन है, इंडियंस का जो बेसिकली जो सोसाइटल जो रिचुअल्स हुआ करते हैं उनके लिए फिर से यहाँ पे जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करना है। मीन्स यहाँ पे जो पर्सन्स है लिबरल होके क्रिश्चियनिटी को अट्रैक्ट ना करें, क्रिश्चियनिटी के तरफ से अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि आप देखिए कि 1813 के समय में जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको अलाउ किया गया था। 1813 का जो कानून है उस समय में और इंडिया के अंदर जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है वो आपको उस समय में पीक लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो ब्रह्म समाज है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। ब्रह्म समाज के जो विचार हैं उनको फॉलो किया गया, उनको स्प्रेड किया गया इस तत्वबोधनी पत्रिका के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में जब यहाँ पे इनके द्वारा ब्रह्म समाज है उसको भी ज्वाइन किया जाएगा। आप देखिए कि ब्रह्म समाज को जब इनके द्वारा ज्वाइन किया जाएगा उसके बाद में ब्रह्म समाज डिफरेंट ब्रांचेज है उसके अंदर में चेंज होता है। केशव चंद्र सेन नाम की एक पर्सन है वो भी उसको ज्वाइन करेंगे। केशव चंद्र सेन के अलावा आप देखिए कि देवेंद्रनाथ टैगोर है, उसके रूप से ब्रह्म समाज का जो आपको ब्रांचेज है वो देखने के लिए मिलेगा लेटर फॉर्म के अंदर में। तो शांति निकेतन के अंदर में कुछ ट्री हैं उनको गिराया गया है, अभी रिसेंटली इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो भी दिया गया था। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के जो रिलेटेड पर्सन है उनके द्वारा अपोज किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 के समय में 2023 का जो समय है उस समय में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? रियाद के अंदर में। रियाद कहाँ है? यहाँ आपको सऊदी अरेबिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के अंदर में बेसिकली इंडिया की 2 साइट्स है जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो दिया गया। एक साइट आपको देखने के लिए मिलता है शांति निकेतन, सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं। होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स है जो कि बेसिकली मैसूर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि होयसाला जो डायनेस्टी है, होयसाल डायनेस्टी है उसके जो टेम्पल्स है उनको भी यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज जो साइट है उसका स्टेटस है वो दिया गया है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अहोम एम्पायर हुआ करता था, अहोम एम्पायर जो हुआ करता था उसके जो ब्यूरियल्स है, या अगर हम बात करें हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके जो पिरामिड्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो पिरामिड्स का स्टेटस भी उनको दिया गया है, उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है उसके परस्पेक्टिव से। तो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा अभी उनको रिकॉग्नाइज किया नहीं गया है। टोटल हमारे 42 साइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी के द्वारा, जिनको कि यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो दिया गया है। डिकोडिंग ऑफ स्पेंडिंग के बारे में है, आप देखिए कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली आपको ये मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, जिनके द्वारा काफ़ी सारे जो सर्वे हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इस मिनिस्ट्री के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि एक एमपी लेड नाम का एक स्कीम है, एमपी लेड स्कीम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में जो बेसिक वर्क के रिगार्डिंग में कुछ मनी है उसको अलोकेट किया जाता है एमपी लेड स्कीम के अंडर में। तो उस एमपी लेड स्कीम है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ही उसको बेसिकली यहाँ पे जो मनी है उसको डिलीवर किया जाता है। आप देखिए कि 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में एमपी लेड स्कीम से एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था, क्योंकि उस समय में कोविड-19 की वजह से वो जो स्कीम है वो न्यूज़ के अंदर में था, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था, या मनी का जो अलोकेशन है उसको रोका गया था। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे डीएम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसके थ्रू में जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो आप इस यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू में बन सकते हो, तो आप देखिए कि डीएम के द्वारा ही इम्प्लीमेंट वो किया जाता है एमपी लेड स्कीम का। स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर में आपको एमएलए लेड स्कीम भी देखने के लिए मिलती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से कुछ फंड्स हैं उनको रिलीज किया जाता है, हर एक मेंबर को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसी मोस्पी के द्वारा हमारा जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसका जो डाटा है उसको रिवील किया गया एनएसएसओ के द्वारा। एनएसएसओ के द्वारा जो हाउस होल्ड का जो कंजप्शन सर्वे है उसका डाटा बताया गया है। रूरल एरिया के अंदर में जो इंक्रीज हुआ है स्पेंडिंग्स उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो इनइक्वलिटी है वो रिड्यूस हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। ग्लोबल ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से है, नेक्स्ट एडिटोरियल है ग्लोबल ऑर्डर के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 1941 के अंदर में आपको जो चार्टर एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। 1941 के अंदर में आपको जो चार्टर एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि यहाँ पे अटलांटिक चार्टर है उसका जो नाम है वो दिया गया। 1942 के समय जो अलाइड पावर हैं, 26 अलाइड नेशंस हैं, उनके द्वारा एक इंस्टीट्यूशन है उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्कस किया, इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि बेसिकली यहाँ पे जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर में जो पीस है, एक दूसरे का जो टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर में जो सोवरेनिटी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। स्टूडेंट्स ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो समय है जब यूएन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको लेटर फॉर्म के अंदर में देखने के लिए मिलता है। अभी उसी यूएन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है जिसको कि 2006 के समय इस्टेब्लिश किया गया था, यूएनएचआरसी के नाम से हम उसको जानते हैं, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। आप देखिए कि 47 जो मेंबर्स हैं उसके कंट्री कंट्रीज हैं उसके मेंबर हैं। इंडिया भी काफ़ी बार इसका मेंबर रहा है। एक बार अब अगर आप इसका मेंबर बनते हो तो 2 टर्म्स के लिए आप कंसेक्टिव लगातार इसका जो मेंबर्स है वो बन सकते हो, फिर आपको एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद में फिर से जो मेंबर है वो आपका इसका बनेंगे। हर एक एरिया को जो रेशियो है वो डिवाइड किया गया है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल का जो बेसिकली जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ उस मीटिंग के अंदर में यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनके द्वारा कहा गया है कि प्रेजेंट जो यूएनएससी के जो मेंबर्स है उनका जो कंसेंसस है वो आपको यहाँ पे एक डाइवर्ट जो कंसेंसस है वो देखने के लिए मिलता है। यूएनएससी मेंबर्स का जो लैक ऑफ यूनिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है ग्लोबल ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे यूएन का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में कहा गया कि 1945 से इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले यहाँ पे किस तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया गया है, प्रेजेंट समय में जो रिफॉर्म का जो ज़रूरत है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए स्पेशल एजेंसी के रूप से, जिसके खुद का एक फंड हुआ करता था, खुद के अपने यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते हैं। और आप देखिए कि अलाइड नेशंस के द्वारा जो अटलांटिक चार्टर है उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि यहाँ पे कोई दूसरा वॉर है, दूसरा वर्ल्ड वॉर का जो सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट ना हो इस ग्लोब के अंदर में, इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर में।
क्या पर यहाँ पे ये पॉसिबल हो सका? तो आप देखिए कि स्टूडेंट पॉसिबल तो नहीं हो सका है। आप रसिया यूक्रेन क्राइसिस का रीजन देखिए, इजराइल जो पैलेस्टाइन का जो इश्यू है या इजराइल हमास का जो इश्यू है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में जो पीस का जो स्टेब्लिशमेंट है वो पॉसिबल तो नहीं हो सका है, बट काफ़ी सारे एरियाज के अंदर में जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसे कि आप देखिए कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में जो ब्रिटेन वुड नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एक मीटिंग हुआ था जिसके अंदर में आईएमएफ आपको देखने के लिए मिलता है, वर्ल्ड बैंक का जो ओरिजिनल नेम क्या हुआ करता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन किससे? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में क्रिएट हुआ है, तो रिकंस्ट्रक्शन उसको कैरी आउट करना था। इनिशियल जो नेम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड बैंक के परस्पेक्टिव से। इन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया। ट्रेड के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जीएटीटी नाम का जो ट्रेड इंस्टीट्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, बट इन सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर में सभी कंट्रीज को इक्वल पावर नहीं है। काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जिनको मोर यहाँ पे एचडीआर राइट्स हैं, जैसे आईएमएफ के अंदर जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो मोर पावर यहाँ पे यूएसए को आपको देखने के लिए मिलेगा, वेस्टर्न पावर कंट्रीज को देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में जो जीएटीटी है उसको डब्ल्यूटीओ बनाया गया 95 के समय में। डब्ल्यूटीओ का जो 2 ईयर्स के अंदर मीटिंग होता है जिसको कि हम मिनिस्टेरियल मीटिंग के रूप से जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को जो बनाया गया था, इसी का जो अपोजिशन के अंदर में जो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो सभी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं वो आपको अलग से ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ओईसीडी नाम का एक अलग से ग्रुप बना है, G77 है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, और क्वेड आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने समय के साथ रिफॉर्म नहीं किया, जो जरूरत था उस समय का, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यूएन के जो इंस्टीट्यूशन है उनके रिगार्डिंग में बर्डन ऑफ पावर के बारे में है, इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसी के परस्पेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि हमको 2047 तक जो यहाँ पे डेवलपमेंट है उसको अचीव करना है, बट डेट डज नॉट मीन्स कि हमको यहाँ पे सुपर जो पावर है वो बनना है। हमको कंटिन्यूअस ह्यूमन बींग्स का जो गुड एरिया है उसके रिगार्डिंग में एक्सप्लोरेशन है, जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको यहाँ पे कैरी आउट करना है। स्टूडेंट्स आज 28 फरवरी का दिन है, इसको साइंस डे के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रीन इलेक्शंस ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि हमारे जो जनरल इलेक्शंस है वो कंडक्ट होने वाले हैं, और इलेक्शंस के अंदर में काफ़ी आपको इस तरीके का जो अनएथिकल प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सोसाइटल स्ट्रक्चर के ऊपर तो अनएथिकल प्रैक्टिस है ही, उसी के अलावा अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, ग्रीन इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी तो काफ़ी अनएथिकल प्रैक्टिस हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे जो पीवीसी जो बैनर्स हैं, जो फ्लैग्स हैं जिनको बनाया जाता है, उसके थ्रू भी जो कार्बन का जो एमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉइस पोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है, रैलीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। व्हीकल्स का जो एमिशन है वो भी इंक्रीज होता है इसी समय में, क्योंकि काफ़ी सारे जो व्हीकल्स हैं जो पॉलिटिशियंस के द्वारा अपना जो रैलीज है उनके अंदर में यूज किया जाता है। तो कैसे हमारे इलेक्शंस हैं उनको हम ग्रीन इलेक्शंस के रूप से कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे कहा गया है कुछ स्टेट्स का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे कि श्रीलंका के अंदर में काफ़ी सारा जो अनएथिकल प्रैक्टिस है उनको यहाँ पे बैन किया गया। आप देखिए कि पहले हमारे यहाँ पे बैलेट पेपर के ऊपर जो इलेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता था, जिसको कि लेटर फॉर्म के अंदर में ईवीएम के रूप से कन्वर्ट किया गया। तो आप देखिए कि ईवीएम के अंदर जब कन्वर्ट किया गया है तो 40% जो कार्बन एमिशन है उसको हमने रिड्यूस किया है, जो इलेक्शंस के थ्रू जनरेट हुआ करता था। ये आपसे आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका जो इंटरव्यू का जो एग्जाम है उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा बैलेट पेपर और ईवीएम का। तो एक पॉजिटिव चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पेड़ों का जो कटाई हुआ करता था जिससे पेपर बनता है, बैलेट जो बनता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो कैप्चरिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी हुआ करता था बैलेट पेपर को। यहाँ पे जो इलेक्शन रिजल्ट है उसको भी बेसिकली यहाँ पे जो बेसिकली इंटरफेरेंस है वो किया जा सकता है। काफ़ी बार बैलेट पेपर्स का जो पेटी हुआ करता था जिसमें बैलेट पेपर्स रखा करते थे, उसमें जो वोटर है वो बेसिकली मिला दिया जाता था, वोटर ऐड कर दिया जाता था। उसकी वजह से भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो चेंज हुआ करते थे बैलेट पेपर्स के थ्रू में। तो काफ़ी आपको मसल पावर के जो लोग हैं उनका डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है बैलेट पेपर्स के समय में।
तो आप देखिए कि आप जब भी किसी एरिया के अंदर में जो बाहुबली लीडर्स के बारे में रीड करते हो, किसी भी स्टेट के अंदर जो मसल पावर डोमिनेटेड जो लीडर्स है, तो उनका जो आपको ओरिजिन है वो 1970s 80s का जो एरा है उस समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इनिशियल फेज के अंदर में हाईली एजुकेटेड पर्सन है जो एजुकेशन के अंदर में पार्टिसिपेट किया करते थे। आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में जो कास्ट के जो ग्रुप्स हैं सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो डिवाइड आपको देखने के लिए मिलता है, और इसी के थ्रू में यहाँ पे जो मसल पावर जो पॉलिटिक्स है उसका डोमिनेशन स्टार्ट होता है 70s एंड 80s के समय में, जो आपको 90s एंड 95 तक उसका जो डोमिनेशन है वो आपको हायर लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है उसमें काफ़ी कुछ रिफॉर्म हुआ है। जैसे कि आप देखिए कि लिली थॉमस केस है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, अभिराम केस है 2017 का। आप कास्ट इन सब का यूज नहीं कर सकते, रिलीजन के बेसिस पे आप यूज नहीं कर सकते हो इलेक्शन रैलीज के अंदर में। पर फिर भी आप देखिए कि लिटिल बिट यहाँ पे कंट्रोल करने का कोशिश किया गया है, बट स्टिल इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में और भी ज़्यादा जो रिफॉर्म है उसका ज़रूरत है। तो यहाँ पे गोवा के अंदर में, केरल के अंदर में, इसके अलावा आप देखिए इस्टोनिया है, श्रीलंका है, वहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल जो इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर में जो बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उन्हीं का यूज किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में एक आपको जो कन्वेंशन आपको देखने के लिए मिलता है उसको यूज करना चाहिए इंडियन इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। अनबायस जो जजमेंट है, इमोशनली अनबायस जजमेंट्स है, उनके बारे में कहा गया है। एग्जाम के पर्पज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखिए कि हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको हमें रिफॉर्म करने का ज़रूरत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में एक मलीमत कमेटी है, जो मालीमत कमेटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है 2003 के समय का। आप देखिए कि मालीमत कमेटी के द्वारा भी कहा गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग में है। तो आप इसको रीड करना, रीडिंग के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। 28 फरवरी का दिन है जिसको कि हम साइंस डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। आप देखिए कि रमन इफेक्ट है उसका इस्टेब्लिशमेंट इसी दिन हुआ था। सीवी रमन नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है हमारी कंट्री के। तो रमन इफेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए 28 फरवरी का जो दिन है उसको साइंस डे के रूप से, जो साइंस नेशनल साइंस डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। साइंस के सेक्टर में और भी डे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे 11 मई का जो दिन है, 11 मई के दिन को टेक्नोलॉजी डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। 23 अगस्त का जो दिन है उसको स्पेस डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। टेक्नोलॉजी डे आप देखिए कि हमारा जो पोखरण का जो टेस्ट है, न्यूक्लियर टेस्ट, इसी दिन कंडक्ट करवाया गया था 1919 के समय में। 23 अगस्त हमारा जो नेशनल स्पेस डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर आपको चंद्रयान 3 मिशन है उसका सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ये कुछ साइंस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से कुछ डे हैं। आपको 28 फरवरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इस साल जो साइंस डे है उसको सेलिब्रेट किया गया है, साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो थीम रखा गया। साइंस साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको थीम रखा गया है साइंस डे के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंस डे के पर्सपेक्टिव से, तो कहा गया है कि इंडिया को 2047 के समय में डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है वो अचीव करना है। बट हमारा जो साइंटिफिक जो स्पेंडिंग है, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि 0.7% के आसपास जो फंडिंग है वो की जाती है। इंडिया को 2% के आसपास जो जीडीपी का जो फंडिंग है वो करने का जरूरत है। 2-3% के आसपास जो जीडीपी का जो फंडिंग है वो करने का जरूरत है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एरियाज है उसके अंदर स्पेंडिंग के रिगार्डिंग में कहा गया है। आप देखिए कि रिसेंटली जो बजट का जो अनाउंसमेंट के दौरान में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर में, उसके बारे में भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया था। यूनाइटेड नेशनल जो यहाँ पे लिबरेशन जो फ्रंट है, यूएनएलएफ के रूप से हम उसको जानते हैं। आप देखिए कि उसके पीस पैक्ट के बाद में मणिपुर के एरिया के अंदर में जो एक्सटोर्शन के जो केसेज है वो इंक्रीज हुए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में कहा गया। फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए। मणिपुर के बारे में रीड किया गया है, तो मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मणिपुरी लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट्स? मणिपुरी लैंग्वेज को लेटर फॉर्म के अंदर में हमारा जो शेड्यूल 8 है उसके अंडर में ऐड किया गया था। तो आप देखिए कि कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, ये 3 लैंग्वेज है जिनको लेटर फॉर्म के अंदर में ऐड किया गया है हमारा जो शेड्यूल 8 है उसके अंडर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक
ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यूएपीए एक्ट के अंडर में उसको बैन किया गया है, जिसको कि हम जमात इस्लाम के रूप से जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बैन कर दिया गया है। यूएपीए एक्ट 1967 का है उसके अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल के द्वारा मोर फार वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे भी अटैक्स उनको कैरी आउट किया गया। होती रिबेलियंस के बारे में है, काफ़ी बार हमने रीड किया है। होती रिबेलियंस के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से है, और चाइना की रिगार्डिंग में इसको डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि एक न्यूज़ है जो कंटिन्यूस न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो इनके बारे में आपको बेसिक जो एग्जाम के पर्पज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ईयू के द्वारा यहाँ पे कहा गया जो कुछ कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं, जिस तरीके से फ्रेंच के जो पॉलिटिकल लीडर है उनके द्वारा कहा गया कि यूक्रेन के अंदर में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि रसिया के द्वारा भी कहा गया था कि क्रेमलिन है उनके द्वारा अटैक है वो किया जा सकता है। श्रीलंका के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया गया है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। श्रीलंका के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से श्रीलंका है उसमें सिंगलीज पॉपुलेशन है वो डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है वहाँ पे जो तमिलियन पॉपुलेशन है जिनको कि ब्रिटिश जो सेटलर्स हैं ब्रिटिश के द्वारा वहाँ पे सेटल किया गया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में, जहाँ पे आप देखिए कि जाफना नाम का जो सिटी है, जाफना नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि जाफना नाम का सिटी सिचुएटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में। जो तमिलियन पॉपुलेशन है उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। श्रीलंका जब सिविल वॉर का सिचुएशन के अंदर में था तो वहाँ पे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रभाकरण नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, उनका लीडरशिप के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया गया था। एक मद्रास कैफे नाम का एक मूवी भी आपको देखने के लिए मिलता है श्रीलंका का उस सिविल वॉर के रिगार्डिंग में। जॉन इब्राहिम नाम के जो एक्टर हैं उनका वो मूवी है, तो आप कभी देखना जरूर अगर आपको समय मिले। तो काफ़ी कुछ दिखाया गया है उसके अंदर में किस तरीके से ऑपरेट किया करते थे, काफ़ी सारा जो मिस्टेक्स है वो देखने के लिए मिलता है। इवन वहाँ पे जो श्रीलंका का जो सिविल वॉर सिचुएशन है उसके अंदर में काफ़ी सारे आपको जो बैड डिसीजंस है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। उसकी वजह से वो देखिए कि वो सिविल वॉर का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करेगा एक लॉन्ग टर्म के लिए, कि वहाँ पे जो श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा। काफ़ी सारी जो तमिलियन पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए भी माइग्रेट किए थे। आपको सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर में वो रीजन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे उस समय के जो तमिलियन पर्सनस है वो इंडिया के लिए आए थे, तो उनके जो कैंप्स है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है तो काफ़ी बार ऐसा भी कहा जाता है कि क्यों हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो म्यांमार जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इन तीन कंट्रीज से ही जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाए, श्रीलंका के जो तमिलियंस हैं उनको भी ऐड किया जाए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसके बारे में रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिए और नोट डाउन ज़रूर से कीजिए, और रिवीजन को भी कैरी आउट कीजिए। आपको रिवीजन भी करना है, रिवीजन भी आपको करना है। यहाँ पे हमने देखा, आप देखिए कि सिमलीपाल के बारे में हमने रीड किया, तो आपको यहाँ पे एक जो जियोलॉजिकल पार्क है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जियोलॉजिकल पार्क है जिसको कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके बारे में आप ज़रूर से देखना। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल है उसके लिए फेमस है जियोलॉजिकल पार्क। किसके लिए फेमस, आप इसको गूगल करोगे तो आपको ज़रूर से मिलेगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, अगर आप गूगल को कैरी आउट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।